Hello everyone. Today we are going to study admission of a partner in a partnership firm for class 12 students excluding memorandum revaluation. We will study this through a story. There were two friends, Salman and Shahrukh, and one day they planted a seed of a mango tree. Both of them contributed money for the seed equally. As you can see that both of them are planting a tree. और दोनों ही दोस्त बहुत अच्छी तरह से उस गाछ का देख रेख कर रहे थे और कुछ ही दिनों बाद वो गाछ वो पौधा एक बहुत ही बड़ा ट्री बन जाता है एंड इट स्टार्ट गिविंग फ्रूट्स. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये गाछ फल दे रहा है और दोनों ही फ्रेंड, दोनों ही दोस्त उसे एंजॉय कर रहे हैं. सलमान एंड शाहरुख फाउंड इट डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर द ट्री. एक दिन ऐसा आया कि उन लोगों को ये गाछ को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. इसलिए उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग और एक जन को अपने साथ ले लेते हैं ताकि इस गाछ को देखने में हम लोगों को परेशानी ना हो. और इसके लिए दे डिसाइडेड टू कॉल आमिर, जो उनका एक और फ्रेंड था, और उसको ऑफर किया गया कि क्यों नहीं वो भी इस पार्टनरशिप में शामिल हो जाता है. एंड आमिर एक्सेप्टेड द ऑफर एंड ही सेड दैट ही विल बिकम अ पार्टनर. और आप देख सकते हैं कि तीनों फ्रेंड अब एक साथ मिले हुए हैं और आमिर ने सलमान और शाहरुख का ऑफर को एक्सेप्ट किया ताकि उस गाछ का वो एक मालिक और उस गाछ का फल को एंजॉय कर सके. लेकिन सलमान एंड शाहरुख ने एक कंडीशन रखा दैट आमिर कैन नॉट कम एम्प्टी हैंड. वो खाली हाथ नहीं आ सकता है. ऑब्वियसली नहीं आ सकता है क्योंकि वो गाछ को दोनों फ्रेंड सलमान और शाहरुख ने मेहनत करके लगाया. उसका बीज का भी पैसा उन लोगों ने ही दिया था. अब इतनी आसानी से आमिर को उस गाछ का मालिक बनाना सलमान और शाहरुख के लिए जस्टिफाइड नहीं था. दैट्स वाई सलमान एंड शाहरुख ने आमिर के सामने कंडीशन रखा कि आप जब आओगे तो आपको गाछ का मालिक बनने के लिए और उस फल को एंजॉय करने के लिए आपको कुछ पैसा, कुछ अमाउंट लेकर आना पड़ेगा. नाउ लेट अस रिप्लेस द मैंगो ट्री विद अ पार्टनरशिप फॉर्म. अब जो हम लोग ने गाछ लगाया था, आप अब ये सोचे कि सलमान और शाहरुख ने एक गाछ नहीं बल्कि एक बिजनेस शुरू किया था. यहां पे बिजनेस गाछ है. सलमान और शाहरुख आमिर को एज अ नया पार्टनर लेता है और जब आमिर एज अ नया पार्टनर, एज अ नया मेंबर ऑफ द फैमिली आता है तो इस प्रोसेस को हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहते हैं. और वो जो अमाउंट लेकर के आता है ताकि वो भी उस गाछ का एक मालिक बन सके, एक ओनर बन सके और उस गाछ का फल को एंजॉय कर सके, उस अमाउंट को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं. एज यू कैन सी हियर विद द डायग्राम. और जिस फल के बारे हम लोग बात कर रहे थे, क्यों नहीं हम लोग उस फल को रिप्लेस करें फर्म का प्रॉफिट से. सो जो गाछ लगाया था वो फल था मैंगो, बट एक्चुअली अगर उसे हम लोग फर्म से रिप्लेस करें तो वो फल हो जाएगा प्रॉफिट्स. सो अब आमिर इस फल यानी कि प्रॉफिट्स को भी इंजॉय करेगा जब वो एक फर्म का वन ऑफ द ओनर बन जाता है. अब हम लोग ये देखेंगे कि जब एक नया मेंबर हमारे फैमिली में आता है, जब एक नया पार्टनर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म जो चल रहा है उसमें आता है, तो क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. सबसे पहला इफेक्ट आप देख सकते हैं कि जो मैंगो पहले 2 जन के बीच में बट रहा था, अब वही मैंगो 3 जन के बीच में बटेगा. दैट मीन्स द प्रॉफिट विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 पार्टनर्स, नाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 3 पार्टनर्स. It means the first effect that the admission of a partner has on the partnership firm is change in the profit sharing ratio. This is the first effect of the admission on a partnership firm. As you can see
with the diagram. It's very clearly depicted over there. Now we move on to the next topic, that is goodwill. It's one of the most important asset of the firm. What is goodwill? Goodwill is the good name or the reputation of the firm which it helps it to earn revenue. अभी सलमान और शाहरुख ने पिछले कई सालों से मेहनत करके एक अच्छा नाम बनाया था, फर्म का नाम बनाया था, और उस नाम के चलते, उस गुडविल के चलते उन लोगों को फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाला था. बट आमिर के आ जाने से, व्हेन आमिर कम्स इनटू द फर्म, नाउ आमिर इज आल्सो गोइंग टू एंजॉय द प्रॉफिट. मतलब अब जब आमिर आएगा तो आमिर भी सलमान और शाहरुख के द्वारा बनाया गया गुडविल को एंजॉय करेगा. इसके लिए आमिर को एक कंपनसेशन अमाउंट लेकर आना पड़ेगा, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं. यह स्वाभाविक है, यह नेचुरल है, क्योंकि जब सलमान और शाहरुख ने जो मेहनत करके अपना गुडविल बनाया था, उस गुडविल में सलमान और शाहरुख अब आमिर को भी एक हिस्सा दे रहा है. गुडविल में ही सिर्फ नहीं, बल्कि उस गुडविल से जो पैसा कमाया जाएगा, उस पैसा में भी, उस प्रॉफिट में भी आमिर को एक शेयर मिलने वाला है. इसीलिए सलमान और शाहरुख के साथ जस्टिफाइड हो, वो लोगों का सैक्रिफाइस व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना जाए, इसके लिए आमिर को एक कंपनसेशन अमाउंट लाना पड़ेगा, जो सलमान और शाहरुख का कंपनसेशन सैक्रिफाइस को कंपनसेट करेगा, जिसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं. और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यह कहता है कि गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है, एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन द कंसिडरेशन और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट. इट इज अ परचेस गुडविल. यहां पे एक चीज समझने का जरूरत है कि गुडविल दो प्रकार के होते हैं. एक, जो गुडविल हम लोग खरीदते हैं. जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है, तो उस समय जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो दूसरे कंपनी का गुडविल भी खरीदती है. उसे हम लोग परचेस गुडविल के नाम से जानते हैं. और एक गुडविल वो होता है जो हम लोग अपने मेहनत से, अपने अच्छे काम से, अपने अच्छे क्वालिटी से ऑफ प्रोडक्ट से हम लोग नाम बनाते हैं, जिसे हम लोग इंटरनली जनरेटेड गुडविल के नाम से जानते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि आप गुडविल वही रिकॉर्ड करोगे जो कि जिसके लिए आपने मनी या मनीज वर्थ यू हैव पेड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द मोड ऑफ पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम पैसा जो नया पार्टनर लेकर आता है, उसे पे करने का दो तरीका है. पहला, प्राइवेटली, दैट इज फर्म के बाहर, इसलिए फर्म के बुक में उसका कोई एंट्री नहीं है. दूसरा, फर्म के थ्रू. पहला केस, प्रीमियम फॉर गुडविल पेड इन कैश और काइंड एंड दैट प्रीमियम मनी इज रिटर्न इन द फर्म. इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ये इसलिए ऐसा हो रहा है, कैश फर्म के लिए एसेट होगा, और प्रीमियम मनी जो पार्टनर लेकर आया है नया पार्टनर, वो प्रीमियम मनी फर्म को बिलोंग नहीं करता है, वो बिलोंग करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. जब तक वो पैसा फर्म के पास है, तब तक वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खुलेगा टेम्पररी, जो कि फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बंद करके वो अमाउंट हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट में डाल देना है. इसलिए नेक्स्ट एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सेकेंड एंट्री में आप देखिएगा, पहला दोनों एंट्री सेम है, सिर्फ एक एंट्री एक्स्ट्रा होगा जब वो लोग अपना प्रीमियम का पैसा निकाल लेते हैं, जिसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश और बैंक क्रेडिट. अगर इनकमिंग पार्टनर अपना प्रीमियम का पैसा नहीं ला पा रहा है, अगर वो किसी भी कारण से नहीं ला रहा है, तो फिर उसके जो करंट अकाउंट होते हैं, उनका करंट अकाउंट से हम लोग वो प्रीमियम मनी को डिडक्ट कर लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में विल ट्रांसफर इट या करंट अकाउंट में. सो द जर्नल एंट्री विल बी इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट. उसका करंट अकाउंट से डिडक्ट होगा, जिसके चलते उसका करंट अकाउंट डिक्रीज हो रहा है.
दैट्स व्हाई इट इज बीइंग डेबिटेड, बिकॉज फर्म के नजर से अगर हम लोग सोचे तो फर्म इनकमिंग पार्टनर से पैसा लेगा प्रीमियम के लिए, तो इसलिए फर्म इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करेगा और उसी पैसा को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट करेगा। उसका अकाउंट में इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उन लोगों को वो मिलने वाला है और उनका क्लेम बढ़ेगा। और अगर किसी तरह से ऑलरेडी गुडविल अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में, तो उसे पुराने पार्टनर के बीच में राइट ऑफ कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। There are 4 methods of valuation of internally generated goodwill: average profit method, super profit method, capitalization of average profit method and capitalization of super profit method। ये चारों मेथड हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। ये हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे डीपली। नेक्स्ट इफेक्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। री का मतलब होता है फिर से, और वैल्यूएशन मतलब किसी चीज का वैल्यू करना। जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय में हमारे एसेट और लायबिलिटी को, जो फर्म में ऑलरेडी एसेट और लायबिलिटी है, उसे रीवैल्यू किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज कीप्स ऑन चेंजिंग। एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है और इस चेंज के कारण या तो कभी कभी मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, या तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यह डिसाइड किया जाता है कि जो नए पार्टनर आते हैं उसे इस मुनाफा में या नुकसान में शामिल ना किया जाए। यानी कि अगर किसी एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, और उसके कारण, इस चेंज के कारण अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो वो पुराने पार्टनर को बिलोंग करेंगे, नए पार्टनर को नहीं। आप देख सकते हैं जब नया पार्टनर के आने वक्त बिल्डिंग का वैल्यू अभी 12 लाख हुआ है, जो पहले 10 लाख रुपया का था। 2 लाख रुपया का ये जो फायदा देख रहे हैं, ये जो वैल्यू में इंक्रीजमेंट हुआ है, ये 2 लाख रुपया का फायदा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है, ना कि नया पार्टनर को। और ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक फर्म अगर चल रहा है तो ये नेचुरल है कि उस फर्म में कुछ रिजर्व्स होंगे, वो कुछ फंड्स होंगे, उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जिसको हम बोलते हैं, या लॉसेस भी हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट यह है कि जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो किसी भी तरह का फंड या रिजर्व अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर को ही बिलोंग करता है, क्योंकि किसी भी तरह का रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नथिंग बट वो प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो ओल्ड पार्टनर लोगों के बीच में नहीं बटा था। यानी कि वो रिजर्व में जो पैसा है या पीएल अकाउंट में जो पैसा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर को बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर पुराने कुछ लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, मतलब पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो लॉसेस भी पुराने पार्टनर को ही बिलोंग करता है। नया पार्टनर को इसमें किसी भी तरह का हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। इसीलिए इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ रिजर्व, फंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस that has to be distributed and adjusted only between the old partners and not the new partner. New partner shall not be entitled for any share in this. जैसे कि आप यहां एग्जाम्पल देखिएगा, किसी भी तरह का रिजर्व फंड या पिगी बैंक है, हम लोग उसमें अपने फंड जमा करते हैं। सो अगर ओल्ड पार्टनर ने किसी भी तरह का रिजर्व फंड या एक्यूमुलेट प्रॉफिट जमा किया हुआ है, तो वो ओल्ड पार्टनर के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर किसी तरह का लॉसेस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मौजूद है, तो वो लॉसेस भी हम लोग पुराने पार्टनर के बीच में ही राइट ऑफ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसे नया पार्टनर को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट इज द कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कोई जरूरी नहीं होता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पार्टनर्स कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनर लोगों का जो कैपिटल है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो। हालांकि अगर वो लोग चाहे तो वो लोग अपना कैपिटल को अपने पीएसआर के हिसाब से रख सकते हैं। इसी प्रोसेस को कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पुराने पार्टनर दैट इज ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को बेसिस बनाकर
ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का शेयर को बेसिस बनाकर हम लोग नया पार्टनर का कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड देयर शेयर, उनका कैपिटल और उनका शेयर को बेसिस को बनाकर हम लोग नया पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, या फिर नया पार्टनर का कैपिटल और उसका शेयर को बेसिस बनाकर हम लोग पुराने पार्टनर का कैपिटल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। ये एडजस्टमेंट या तो पैसा कैश लाकर या कैश फॉर्म से निकालकर किया जा सकता है, या कभी कभी करंट अकाउंट के जरिए भी ये एडजस्टमेंट होता है। ये एक लास्ट स्टेप है और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये हमेशा होगा। ये पूरी आपका डिपेंड करता है पार्टनर्स के विल के ऊपर में। इफ दे डिसाइड टू डू कैपिटल एडजस्टमेंट, they will go for it, or else it is not required. Thank you.